तो अब हम स्टार्ट करते हैं उन फार्मूलाज को जो इस चैप्टर में यूज होंगे। ऑलरेडी इससे रिलेटेड दो फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं नाइन्थ के क्लास में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि यार वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी है नाइन्थ की, तो उसमें इन फार्मूलों को भी यूज़ किया गया है। मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, और मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह जो थर्ड फार्मूला जो इस चैप्टर में यूज होगा वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से होगा, और वो होगा मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो इसमें ये फार्मूला डिफरेंट तरीकों से स्प्लिट भी हो सकते हैं। जैसे इस फार्मूले को मोल मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास को अगर मैं स्प्लिट करूं तो मोलर मास की जगह आपको डिफरेंट मासेस मिल सकते हैं। अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो मोलर मास की जगह आप लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो मोलर मास की जगह आप लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, और अगर कोई एलिमेंट होगा तो मोलर मास की जगह आप लोग लिखेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए एटम यूज होता है, कोवेलेंट कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए मॉलिक्यूल यूज होता है, और आयनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए फार्मूला यूनिट यूज हो रहा होता है। तो उनके मैसेज भी, चूंकि ये जनरल टर्म है तो उनके स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए जाएंगे उनके मैसेज के रिस्पेक्ट से जब वो फार्मूला यूज होगा। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इसी तरह यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, लेकिन एवोगाड्रो नंबर के साथ एवोगाड्रो पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को डील कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स, अगर हम आयनिक कंपाउंड को यूज कर रहे हैं तो एवोगाड्रो फार्मूला यूनिट यानी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। इसी तरह अगर हम एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं तो यहाँ एवोगाड्रो एटम्स की बात करेंगे। ये वो रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स हैं। गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम जो फार्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह आपने ये फार्मूले याद किए हैं तो ये थर्ड फार्मूला है जो आपको इस चैप्टर में यूज करना है। और मोलर वॉल्यूम इसमें क्या है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या है। तो अगर कोई भी गैस है और उसका 1 मोल है, यानी कोई भी गैस है, सपोज 1 मोल ऑफ मेरे पास CO2 गैस है और STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास क्या है कि अगर 0 डिग्री C है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी दूसरा गैस, अगर एक दूसरा कंटेनर भी है मेरे पास सपोज, और मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ मीथेन है मेरे पास CH4 और STP पे है, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा 1 मोल का वो क्या होगा, वो मोलर वॉल्यूम होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। जिस तरह एवोगाड्रो नंबर में आप 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 की वैल्यू याद कर रहे थे, इसी तरह आपको मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, जो किसके बराबर है 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। तो मैंने कहा कि ये फार्मूलाज डिफरेंट तरीके से स्प्लिट होते हैं, तो इन दो फार्मूला को 6 डिफरेंट तरीकों से स्प्लिट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड, विद रिस्पेक्ट टू आयनिक कंपाउंड, और विद रिस्पेक्ट टू एटम्स। ये वाले इस वाले फार्मूले में जो नया फार्मूला है वॉल्यूम आपको गिवन होगा, मोलर वॉल्यूम आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमारे पास क्या होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और इन तीनों फार्मूलों को यूज करके हम स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को अप्लाई करेंगे इसमें। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ मैंने एट STP 22.414 लिखी हुई है। अब जिस तरह मैंने पीछे जनरल इक्वेशन लिखी हुई थी, यही एक केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन जिसमें मीथेन कंबस्शन होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और आपके साथ क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, और इसमें 1 मोल ऑफ मीथेन यूज हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो 1 और 2 की वैल्यू है, ये हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, या इसको हम कहेंगे कि हमारे पास मोल्स हैं, या हम इसको कह सकते हैं हमारे पास क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास इन डिफरेंट रिएजेंट्स की यूज हो रही है, और कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वैल्यूज कितनी अमाउंट में बन रही है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, एक स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन को कितनी डिफरेंट कैलकुलेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, कितने डिफरेंट कन्वर्जन्स में हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके साथ या कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती हैं इस चैप्टर में, वो मैंने इस फ्लो चार्ट या डायग्राम में आपको बता दिए हैं। और यहाँ मैंने लिखा है कि पहली जो कन्वर्जन आपसे पूछी जा सकती है कि मैस से मैस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपको रिएक्टेंट के मैस दिए हुए हों और आपको किसी प्रोडक्ट के मैस फाइंड आउट करने हों, तो डायरेक्टली फाइंड आउट आपने नहीं करना कि आप ये कह रहे हैं कि इसके मैस की वैल्यू मुझे 16 ग्राम पता है तो ये 44 ग्राम दे रहा है मुझे, तो इसका मतलब अगर ये 32 हो जाए तो ये उसका डबल 88 ग्राम दे रहा है।
केमिस्ट्री में ये कन्वर्जन नहीं की जाती। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री की यूनिट के साथ डील करके इस मैथ्स से मैथ्स की कन्वर्जन की तरफ जाना होगा। तो मैथ्स से मैथ्स की कन्वर्जन की तरफ कैसे जाते हैं उसको हमें इस कन्वर्जन में सीखना है कि कैसे उस पैटर्न को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम उस मैथ्स को, यानी जो हमें रिएक्टेंट का मैथ्स दिया हुआ है, उसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। और मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय मोलर मैथ्स वाला फॉर्मूला लगा के। तो डिवाइड बाय मोलर मैथ्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, मोल ऑफ रिएक्टेंट आ जाएंगे। अब मोल ऑफ रिएक्टेंट से आप मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल रेशो या कन्वर्जन फैक्टर। मोल रेशो क्या चीज है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए, जनरल टर्म को समझाने के लिए कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है या मोल रेशो क्या है। कन्वर्जन से आपको पता चल रहा होगा कि किसी चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है एक चीज को, तो यही किया जाता है कि इसके मोल को यूज करके उसके मोल फाइंड आउट किए जाते हैं और यूनिट चेंज हो जाती है मीथेन से किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कन्वर्जन फैक्टर एक मोल रेशो है, यानी इनके जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल रेशो यूज हुए हैं उसको यूज करके हम क्या करते हैं, जो नया मैथ्स दिया हुआ है या नए मोल की वैल्यू दी हुई है, हम इसके प्रोडक्ट के मोल उससे फाइंड आउट करते हैं। तो हम कन्वर्ट कर देते हैं मोल की वैल्यू को या एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बाय यूजिंग मोल रेशो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि एक मीथेन के मोल मुझे कितने कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 मीथेन के मोल मुझे कितने देंगे, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। ये कन्वर्जन, ये हमने कन्वर्ट किया एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बाय यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर। कैसे करेंगे इसको हम न्यूमेरिकल में समझेंगे, लेकिन कन्वर्जन फैक्टर आपको सिर्फ समझना है वो मोल रेशो है। और वो मोल रेशो इधर हमारे पास मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या है, 1 मोल ऑफ मीथेन हमें देता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वो मोल रेशो है जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालनी पड़ती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल रेशो या कन्वर्जन फैक्टर को निकाला जाता है और उसको यूज करके नए वाले मोल की वैल्यू के रिस्पेक्ट से दूसरे कंपाउंड के या प्रोडक्ट की मोल की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, उसका अमाउंट फाइंड किया जाता है। तो हमने तो मैथ्स से मैथ्स में कन्वर्ट होना था, मैथ्स से मोल में कन्वर्ट नहीं होना था। अब हम प्रोडक्ट के मोल हमें मिले तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मैथ्स बाय यूजिंग फार्मूला के मोल को। अगर आप मोलर मैथ्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाता है, मैथ्स इन ग्राम मिल जाता है, तो आपको मैथ्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। तो ये पहली कन्वर्जन है कि आप मैथ्स से मैथ्स में जा सकते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट कन्वर्जन है, आप इवन ये भी कर सकते हैं कि आप सीधा मोल से मोल में ही चले जाएं। कि ऐसा भी कभी कभी आ जाता है कि आपको मोल दिए हो तो आपको फिर उधर मैथ्स में कन्वर्ट करना या किसी और कंपोनेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को यूज करेंगे और मोल से मोल में चले जाएंगे। लेकिन मैथ्स से मैथ्स में, इसी तरह आप मैथ्स से फिर किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, मैथ्स से पार्टिकल में भी जा सकते हैं। कि आपको रिएक्टेंट का मैथ्स दिया हो और आपको प्रोडक्ट के पार्टिकल की तरफ जाना हो तो तब भी आप यही कन्वर्जन ऑलमोस्ट यूज करेंगे कि मैथ्स से मोल में आएंगे, रिएक्टेंट के मोल से मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे और मोल से आप पार्टिकल की तरफ जाएंगे तो आप मोलर मैथ से नहीं बल्कि एवोगाड्रो नंबर से क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ताकि आपको पार्टिकल्स मिल सकें प्रोडक्ट के। इसी तरह आपको मैथ से अगर जाना है वॉल्यूम की तरफ तो आप मैथ, इसका मतलब यहाँ मैं पार्टिकल की तरफ भी जा सकता हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ वॉल्यूम की तरफ भी जा सकता हूँ। तो मैथ से मैथ्स की तरफ मैंने कन्वर्जन सिखाई, मैथ्स से पार्टिकल की तरफ यानी एवोगाड्रो नंबर या पार्टिकल की बात कर लें उसकी तरफ कन्वर्जन सिखाई। इसी तरह मैथ्स से वॉल्यूम की तरफ भी कन्वर्जन हो सकती है। तो वो कैसे करेंगे कि मैथ्स से पहले मोल में जाएंगे रिएक्टेंट के, यानी मोल फाइंड करेंगे, मोल से मोल में जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ बाय कन्वर्जन फैक्टर, और मोल से फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग मोलर वॉल्यूम। तो अगर आप मोलर वॉल्यूम मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, गिवन वॉल्यूम की वैल्यू, मतलब जो आपको फाइंड आउट करना था वॉल्यूम की वैल्यू वो आपको क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो ये कन्वर्जन यानी मैथ्स से मैथ्स, मैथ्स से पार्टिकल और मैथ्स से वॉल्यूम की कन्वर्जन हो सकती है। इसी तरह मोल से मोल, मोल से मैथ्स और मोल से वॉल्यूम की तरफ भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, और मोल से पार्टिकल की तरफ भी जा सकते हैं। ये कन्वर्जन कैसे होगी कि आप ऑलरेडी उस यूनिट में आ चुके हैं जो बेसिक केमिस्ट्री की यूनिट है, तो मोल आपको ऑलरेडी पता है, आपने मोल फाइंड कर लेना है। अगर यहां तक ही सिर्फ क्वेश्चन मांगा गया तो फिर तो कहानी खत्म। लेकिन अगर इसके फर्दर बाद भी डिविजन्स मांगी गई हैं
तो फिर आपको अगर सपोज कहता है कि मोल देता हूं और आप मैस फाइंड करो, तो फिर आपको ये वाली कन्वर्जन यूज करनी पड़ेगी। मोल देता है आपको रिएक्टेंट के और आपको पार्टिकल फाइंड करने, तो फिर आपको स्ट्रेट कन्वर्जन यूज करनी पड़ेगी। और अगर आपको मोल दिए हो रिएक्टेंट के और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो फिर आपको ये वॉल्यूम वाला कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। तो आप मोल से मोल, मोल से मैस, मोल से वॉल्यूम, मोल से पार्टिकल की तरफ, मैस से मैस, मैस से पार्टिकल और मैस से वॉल्यूम की तरफ, और इवन मैस से मोल की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन वो सबसे शॉर्टेस्ट कन्वर्जन होगी कि आपको मैस दिया हुआ हो, मोल ऑफ फाइंड करें रिएक्टेंट के, और मोल से मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करें। तो ये डिफरेंट टाइप की कन्वर्जन यहाँ यूज होगी। इसी तरह वॉल्यूम के केस में आप वॉल्यूम में जा सकते हैं, वॉल्यूम के केस में आप मैस में जा सकते हैं, वॉल्यूम के केस में आप पार्टिकल की तरफ जा सकते हैं, और वॉल्यूम के केस में आप मोल की तरफ भी जा सकते हैं। कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो रिएक्टेंट का और आपको कहे कि आपने फाइंड आउट करना है सबसे पहले क्या, वॉल्यूम फाइंड करना है प्रोडक्ट का, तो मैंने कहा कि हमेशा हम क्या करेंगे, अगर हमें मैस, वॉल्यूम या पार्टिकल गिवन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा उसको केमिस्ट्री की यूनिट की तरफ लाना पड़ेगा। और केमिस्ट्री की यूनिट क्या है कि जैसे मैस के केस में मैं मोल की तरफ कन्वर्ट करके गया था, तो आपको वॉल्यूम के केस में भी क्या करना पड़ेगा, मोल की तरफ पहले लाना पड़ेगा, फिर आपको कन्वर्जन आगे लेके जानी पड़ेगी। आप वॉल्यूम से डायरेक्टली वॉल्यूम को रिलेट नहीं कर सकते कि रिएक्टेंट के वॉल्यूम से डायरेक्टली आप प्रोडक्ट के वॉल्यूम फाइंड कर लें, या रिएक्टेंट के मैस से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के मैस फाइंड कर लें। तो यहाँ भी वॉल्यूम को डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम फॉर्मूला यूज करेंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंट के मोल मिल जाएंगे। रिएक्टेंट के मोल से आप प्रोडक्ट के मोल फाइंड करेंगे, और आपको चूंकि वॉल्यूम फाइंड करना है, तो फिर आप ये वाली कन्वर्जन यूज करेंगे कि आप उसका प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। अगर आपने करना है वॉल्यूम से मैस फाइंड आउट करना है किसका, प्रोडक्ट का, तो फिर आपने वॉल्यूम करना है, यही कन्वर्जन मोल तक लेके आनी है। यानी वॉल्यूम से मोल फाइंड आउट करेंगे रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट करेंगे, और चूंकि आपने किसकी तरफ जाना है, मैस की तरफ जाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, और आप मैस फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपको वॉल्यूम से किसकी तरफ जाना है, पार्टिकल की तरफ, तो आपको वॉल्यूम से मोल की तरफ आना पड़ेगा, यानी रिएक्टेंट के मोल फाइंड करने पड़ेंगे। आपको रिएक्टेंट के वॉल्यूम दिए हुए हैं, आपने रिएक्टेंट के मोल फाइंड कर लेने हैं, रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल फाइंड करने हैं, और इसी तरह प्रोडक्ट के मोल से आप पार्टिकल फाइंड आउट कर लेंगे प्रोडक्ट के, वो कैसे, बाय मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह अगर आपने वॉल्यूम से किसकी तरफ जाना है, मोल की तरफ जाना है, तो ये भी कन्वर्जन आ सकती है। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है रिएक्टेंट का, आपने रिएक्टेंट के मोल फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, और मोल से फिर आप रिएक्टेंट के मोल से बाय कन्वर्जन फैक्टर आप प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप की कन्वर्जन आप वॉल्यूम के केस में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हर केस में आपको चार डिफरेंट टाइप की कन्वर्जन्स आ सकती हैं फाइंड आउट करने के लिए। कभी कभी एक कन्वर्जन आती है, कभी दो आ जाती हैं, और कभी कभी चारों भी पूछी जा सकती हैं न्यूमेरिकल के दौरान। वो काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में एमसीक्यूज के लिए तो आपको किसी एक ही कन्वर्जन को यूज करना होता है। लास्ट जो कन्वर्जन है कि आपको पार्टिकल से पार्टिकल की तरफ, इसी तरह पार्टिकल से आप किसकी तरफ जा सकते हैं कि पार्टिकल आपको दी हो रिएक्टेंट के, और आपको प्रोडक्ट का मैस फाइंड करना हो, आपको प्रोडक्ट का मोल फाइंड करना हो, आपको प्रोडक्ट का क्या फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करना हो। तो ये कैसे करेंगे, वही कन्वर्जन है सिंपल कि पार्टिकल से सबसे पहले तो हम मोल में जाएंगे, हम डायरेक्टली पार्टिकल से प्रोडक्ट के पार्टिकल फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पार्टिकल मोल की तरफ कन्वर्जन किया डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, फॉर्मूला यूज किया सेंटर वाला, मोल फाइंड आउट किए रिएक्टेंट के, अब कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे, मोल रेशियो यूज करेंगे मोल फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट के, और इस प्रोडक्ट के मोल से अब आपने क्या फाइंड करना है, पहले पार्टिकल, तो आप मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, पार्टिकल आ जाएगा। अगर आपने पार्टिकल से फाइंड आउट करना है क्या मैस, तो पार्टिकल से आप मोल की तरफ जाएंगे रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के मोल से आप प्रोडक्ट के मोल फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कर देंगे, तो आपके पास मैस आ जाएगा प्रोडक्ट का। इसी तरह आपने पार्टिकल से क्या फाइंड करना है, मोल, तो पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर करके आपको रिएक्टेंट के मोल मिल जाएंगे। आपने प्रोडक्ट के मोल फाइंड करने हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशियो अप्लाई करके आपको मोल मिल जाएगा। इसी तरह आपने पार्टिकल से किसकी तरफ जाना है, वॉल्यूम की तरफ, तो पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, आपके पास रिएक्टेंट के मोल, मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, आपके पास प्रोडक्ट के मोल, और मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, चूंकि हमने मोल, चूंकि यहीं तक आना है, मोल तक आना है, तो फिर तो हम यहीं रोक देंगे। लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम तक जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट के वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कन्वर्जन हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, बड़ी मरतबा और डिफरेंट तरीकों से यूज करेंगे बाय अप्लाइंग न्यूमेरिकल्स। तो ये कन्वर्जन आपने हर हाल में याद रखनी है। इसके बाद हम शुरू करते हैं कन्वर्जन फैक्टर के बारे में बताना कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो जो जनरल टर्म्स हैं अभी इक्वेशन से रिलेटेड,
वो हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि एक इक्वेशन में हम कौन कौन से टर्म्स को ऑपरेट करवा सकते हैं। वैसे तो मैं फॉर्मूलों में आपको समझाया जो चार्ट या फ्लो डायग्राम के थ्रू, लेकिन उसमें आपको इतनी ज़्यादा अच्छी समझ नहीं आएगी जितना हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, N2 + 3H2 हमें 2NH3 देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो ख़ास तौर पे अभी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं कि यार ये तो इक्वेशन हमारे पास रिवर्सिबल होता है, हैवर्स प्रोसेस है और ये तो हम रिवर्सिबल लिख रहे होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा उसको हम सपोज करेंगे कि वो रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है, वो कंप्लीट रिएक्शन है, वो यूनिडायरेक्शनल है। वैसे तो है ये इक्वेशन रिवर्सिबल, लेकिन इसको हमने सपोज किया हुआ है कि क्या ये यूनिडायरेक्शनल होगा और ये कंप्लीट होगा, 100% रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे और सारे फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे जो हमने ऑलरेडी सपोजिशन में स्टार्टिंग में पढ़े। तो हम अब इस इक्वेशन के लिए कौन कौन से टर्म्स को पढ़ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आप कंसिडर करें इसको, इस इक्वेशन को इन द टर्म्स ऑफ मोल, तो आपके पास अगर कुछ नहीं लिखा होता N2 के साथ, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ कितने मोल्स हैं आपके पास, 1 मोल ऑफ N2 है। तो जब 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, तो आपके पास 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं। तो एक तो इस इक्वेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये बात हमें बता रहा है, मतलब इस इक्वेशन से हमें ये पता चल सकता है। अगला जो इससे हमें पता चल सकता है वो ये इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चूंकि 1 मोल मैंने कंसीडर किया, तो इसका मतलब 1 मोल में हमारे पास कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर Na मैंने लिखा है, तो Na किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को। कि अगर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करें किसके साथ, 3 मल्टी, चूंकि यहाँ 3 मोल है तो यहाँ 3 मोल का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर के साथ ये रिएक्ट करेगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर इसको चाहिए होंगे इस 1 मोल ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कि वो प्रोड्यूस करें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, मतलब 2 मोल ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या 2 मल्टीप्लाई बाय Na मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये टर्म्स आपको मैंने कहा है ऑलरेडी कि मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें भी समझ आएंगी, लेकिन अगर आपने ना देखी हो तो सिर्फ जनरल समझाने के लिए, ताकि आगे जो एग्जाम्पल मैं यूज़ करूँ वो आपको आसानी से समझ आ सके। तो ये तो मैंने इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल इस इक्वेशन को पढ़ा। अगर मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एटम्स पढ़ना चाहता हूँ तो फिर मुझे और ज़्यादा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, और ज़्यादा अंदर मूवमेंट करनी पड़ेगी एटम्स की तरफ, या गिनना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि कितने एटम एक मॉलिक्यूल में होते हैं। यहाँ हमारे पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस N2 के। तो अगर N2 के एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल में पहले देखूंगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, और फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखूंगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो अगर आप एक N2 का फॉर्मूला देखें तो एक N2 में आपको मिलेंगे कितने एटम्स, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आपको मिलेंगे। एक N2 में आपके पास 2 एटम्स होते हैं, तो आपके पास एवोगाड्रो नंबर में कितने एटम्स होंगे, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये ऐसा ही है जैसे एक बॉक्स में आपके पास सपोज 2 बॉल्स हैं, तो आपके पास 10 बॉक्स में कितनी बॉल्स होंगी। अगर मैं 10 बॉक्स कंसिडर करूं, एक बॉक्स में 2 बॉल्स, तो 10 बॉक्स में आपके पास कितनी बॉल्स होनी चाहिए, 20 बॉल्स होनी चाहिए। या अगर एक बॉक्स में 2 बॉल्स हैं तो 3 बॉक्स में कितने होने चाहिए, तो उसमें 6 बॉल्स होनी चाहिए। इसी तरह अगर इसको हम कंसिडर करें मोल के लिए, यानी मॉलिक्यूल के टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल कंसिडर करना चाहें आप, तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो अब 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स में 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे। तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक में 2 हैं तो इतने में कितने होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर इसे कहा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स एंड इस 1 मोल ऑफ N2 में मौजूद है। जिस बच्चे को अभी भी ना समझ आ रही हो उन वीडियोस को देखें, मैं फिर रेफर करूंगा उन वीडियोस की तरफ, उसमें ये सारा काम हो चुका है, वहाँ आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसी तरह अगर इसके अब आप एटम्स देखना चाहेंगे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, तो पहले तो आप 3 रखिए, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, और इसके कितने मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर होते हैं, तो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 आप यहाँ लिखेंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। इसी तरह अमोनिया के लिए अगर आपने एटम्स देखने हैं तो पहले तो 2 जो मोल है, फिर कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, 4 एटम्स हैं। 4 एटम कैसे कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो 4 एटम होंगे, मैंने यहाँ 4 लिखा, और फिर एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ
एटम्स मिल जाएंगे, तो इस इक्वेशन से हमें नंबर ऑफ एटम्स का भी पता चल सकता है। इसी तरह वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लिखा था, तो वॉल्यूम भी इक्वेशन के टर्म्स में हम समझ सकते हैं, और इक्वेशन हमें वॉल्यूम के बारे में बता सकता है। एट STP, तो अगर 1 मोल है तो 1 मोल का वॉल्यूम मैंने पहले बताया था कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, और वो कितनी वैल्यू है 22.414। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होगा उसने, 22.414 ऑक्युपाई किया होगा डेसीमीटर क्यूब में। 3 मोल है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसने क्या किया होगा, ऑक्युपाई किया होगा। इसी तरह इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मैस हम पढ़ सकते हैं। तो मैस हमें नाइट्रोजन का एक पता है कि एक नाइट्रोजन एटम का मैस 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का मैस कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 32 ग्राम। इसी तरह हाइड्रोजन हमारे पास एटम्स के सेंस में देखें तो आपके पास यहाँ चूंकि मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मैस होगा वो 2 कंसिडर किया जाएगा। हाइड्रोजन एटम की बात नहीं हो रही, हाइड्रोजन एटम का मैस तो 1 होता है, 1.086, वो आप ना ही कंसिडर करें कैलकुलेशन में, आप उसको इतना ज़्यादा एग्जैक्ट हम नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि एटम का मैस 1 और मॉलिक्यूल के लिए आप वैल्यू कितनी लिखेंगे 2। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास 6 ग्राम आएगा। तो हाइड्रोजन का मैस ओवरऑल 6 ग्राम, नाइट्रोजन का मैस ओवरऑल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का 32 ग्राम, सॉरी ये 32 ग्राम नहीं है, ये हमारे पास 28 ग्राम होगा। गलती है, इंसान से होती है, आप लोग इसको निगलेक्ट कर दीजिए। तो 28 ग्राम, 6 ग्राम हमें ओवरऑल कितना देगा, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया देगा, क्योंकि एक अमोनिया का मैस होता है 17 और 2 मोल ऑफ अमोनिया का मैस हमारे पास क्या होगा, 34 ग्राम होगा। ये पॉइंट आपको समझने होंगे कि ये टर्म्स हम इस इक्वेशन से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। मैंने कहा था कि कन्वर्जन फैक्टर समझाऊंगा, तो इस वीडियो में कन्वर्जन फैक्टर भी लिखा हुआ है यहाँ कि कन्वर्जन फैक्टर और मोल रेशियो एक ही चीज़ है जो हम असल में इक्वेशन से निकालते हैं, और उसको हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए कि हमें कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट देता है। उन रेशियोज़ को हम कहाँ से निकालते हैं, वो जो रेशियोज़ जो हमने कन्वर्जन फैक्टर के तौर पे यूज़ करनी है, या जिसको हम कन्वर्जन फैक्टर कह रहे होते हैं, वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन के टर्म में आपको समझ आएगा कि कन्वर्जन फैक्टर क्या चीज़ है, या मोल रेशियो तो आपको शायद रेशियो की सेंस समझ आ जाए कि यहाँ 2 मोल्स की रेशियो उठाई जाएगी और उसको मोल रेशियो कहा जाएगा। उसी मोल रेशियो को हम फिर क्या कहते हैं, कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं, क्योंकि उसको कन्वर्जन फैक्टर का नाम इसलिए दिया जाता है कि रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट फाइंड किए जाते हैं, या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फाइंड किए जाते हैं, तो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया होता है, इसलिए उसका नाम कन्वर्जन फैक्टर पड़ा। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 मोल ऑफ N2 कितना अमोनिया प्रोड्यूस करें, फाइंड करें, फाइंड द मोल ऑफ अमोनिया। 6 मोल ऑफ N2 आपको दिए हुए, सपोज वो कहता है फाइंड द मोल ऑफ अमोनिया। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए कि फाइंड अमोनिया के मोल्स को फाइंड करने के लिए आपको कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। तो अब आपको रिलेट करने हैं 2 टर्म्स, एक उसने आपको नाइट्रोजन का दिया हुआ है और एक आपको अमोनिया का दिया हुआ है। इसका मतलब पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो यहाँ लिखी गई है, उस इक्वेशन से वो मोल्स की क्वांटिटी उठा लें, वो मोल्स की वैल्यूज उठा लें जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखी हुई हैं, और उनकी 2 डिफरेंट टाइप की रेशियो बनेगी आपके पास मोल की। एक रेशियो आपके पास क्या बन सकती है कि आपने लिखा हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, और वो कितने मोल ऑफ अमोनिया दे रहे हैं, 2। तो यहाँ मैंने पहला जो रेशियो लिखी है वो 1 मोल ऑफ N2 डिवाइड बाई 2 मोल ऑफ अमोनिया है। दूसरी जो रेशियो बन सकती है, इसको उल्टा कर दें तो आपके पास बन सकती है 2 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया हमें देती है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप की रेशियो हमारे पास बनी, ये दोनों कन्वर्जन फैक्टर कहलाते हैं। लेकिन इस अमोनिया को फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा कन्वर्जन फैक्टर या कौन सा मोल रेशियो यूज होता है, आपको देखना होगा कि कौन सी क्वांटिटी आपको दी हुई है और कौन सी आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ मैंने दोनों के थ्रू कैलकुलेशन किए हैं, तो जो मैंने फाइंड आउट करनी है आपको समझ आ जाएगी कि कौन से कन्वर्जन फैक्टर को यूज किया जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, आपने उस इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के दोनों कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशियो साइड पे लिख देने हैं, फिर जोन सी यूज होगी उसको आप उस इक्वेशन में या न्यूमेरिकल में यूज कीजिएगा। तो मैंने यहाँ यूज की कि 6 मोल ऑफ N2 तो मुझे गिवन है, और कन्वर्जन फैक्टर मेरे पास ये वाला भी है, ये वाला भी है। पहले मैंने यूज किया 2 मोल ऑफ अमोनिया और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का। तो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ कैंसिलेशन हो सकती है, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि अगर मोल ऑफ N2 कैंसिल हो जाए मोल ऑफ N2 के साथ, तो ये यूनिट कैंसिल हो गई, यानी N2 की यूनिट कैंसिल हो गई। जो आपके पास रहेगी वो कौन सी यूनिट रह गई, अमोनिया की यूनिट, और जो हमने क्या करना था, फाइंड करना था। इसका मतलब ये सेकंड वाला कन्वर्जन फैक्टर
या मोल रेशियो यूज हो सकता है, इसलिए हम इस इक्वेशन में सेकंड वाला मोल रेशियो या कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे। तो 6 मोल हमें 2 मोल के साथ मल्टीप्लाई करके कितना मोल देगा, 12 मोल ऑफ अमोनिया देगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था कि फाइंड मोल ऑफ अमोनिया। तो आपने अमाउंट ऑफ अमोनिया फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर आप इस वाले को यूज करते कन्वर्जन फैक्टर को तो आपका आंसर ना आता, क्योंकि आपने 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन तो लिख दिए, लेकिन कन्वर्जन फैक्टर आपने उल्टा लिखा, जिसमें यूनिट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थे वो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, कि N2 अमोनिया के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, तो आगे कैलकुलेशन भी नहीं चल सकती। तो ये एक शॉर्ट एग्जांपल थी कि कन्वर्जन फैक्टर को समझाने के लिए, और न्यूमेरिकल में इस कन्वर्जन फैक्टर को हम यूज़ करेंगे, आप देखेंगे उसे। अभी तक सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो MCQs हैं उनको इवन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करवाया कोई भी चैप्टर का, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे MCQs हैं जिनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बुक का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन वो क्वेश्चन या MCQs जो हैं वो पेपर में, चाहे फेडरल बोर्ड का पेपर हो या चाहे टेस्ट वगैरह, वो आते हैं। तो चूंकि बेसिक कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ उसका, तो वो समझाना मुझे मुश्किल नहीं होगा, ना ही आपको समझना मुश्किल होगा। ये उन बच्चों के लिए भी होंगे जिन बच्चों ने टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, तो स्पेशली उनके लिए कर रहा हूँ कि पहले वो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहें, क्योंकि उनका टाइम कम है। आगे नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, वो चैप्टर को लेके चलती रहेंगी, चैप्टर 2 या 3 और वीडियोस बननी होंगी कि वो चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले वो MCQs टाइप जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, जो बुक में नहीं होंगे, लेकिन पंजाब की बुक में या फेडरल बोर्ड या KPK की बुक में, फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं लेकिन KPK या सिंध की बुक में एटलीस्ट वो होंगे, और वो एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। तो ये उन बच्चों के लिए होंगे और आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि ट्रिकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो मैं कह रहा होता हूँ, और शेयर कीजिए। जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतना हम प्रोडक्टिव और इफेक्टिव काम कर सकेंगे। अब हम उन ट्रिकी क्वेश्चंस को करते हैं जिसको पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हम एटलीस्ट 1-2 ट्रिकी क्वेश्चंस करवा देंगे इससे रिलेटेड, कि जो बुक में नहीं होंगे लेकिन इनडायरेक्ट सेंस में वो पेपर में आ सकते हैं, टेस्ट में आ सकते हैं, एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो ट्रिकी क्वेश्चंस पे काम करना चाहते हैं और ख़ासतौर पर एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो इन जैसे क्वेश्चंस आपको एंट्री टेस्ट में ज़रूर मिलेंगे। ये भी सिर्फ 2 एग्जांपल्स मैंने किए हैं, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स होंगी, लेकिन मैं चैप्टर के एंड में फिर जो और बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, MCQs के सेंस में आ सकते हैं, और तभी मैं करा सकूंगा, क्योंकि ये अभी तक के कंसेप्ट पे ये सॉल्व हो सकते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वो तभी सॉल्व कर सकेंगे आप जब तक आपने पूरे चैप्टर का कंसेप्ट ना पढ़ा हो। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि जो हमारे बेसिक ट्रिक्स हैं, यहाँ जो हमें ट्रिकी क्वेश्चंस में आते हैं तो उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है अपने फॉर्मूला यूज़ करके, और सॉल्व कर कैसे किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन 28 ग्राम ऑफ N2। यानी आपको मैस दिया हुआ है N2 मॉलिक्यूल का, और आपको पूछ रहा है कि आप उससे क्या करें, उस N2 मॉलिक्यूल में आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड करें इतने मैस के लिए। तो सबसे पहले आप मैस को किस में बदलेंगे, बेसिक यूनिट में जो केमिस्ट्री की है, और वो हमारे पास क्या होती है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो हमारे पास क्या होती है, मोल। तो 28 ग्राम को आप डिवाइड कर देंगे मोलर मैस पे, और मैंने कैलकुलेशन इसीलिए नॉर्मल रखी है ताकि आसानी से समझाया जा सके। आप मुख्तलिफ मैसेज रख के मुख्तलिफ अमाउंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 28 ग्राम N2 का मैस है, और वही असल में 28 ग्राम ही इसका मोलर मैस भी है, क्योंकि एक नाइट्रोजन का मैस 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का मैस कितना होगा, 14 + 14 हमारे पास 28 ग्राम। तो जो मोलर मैस है वो उतना ही मैस हमने रखा हुआ है, गिवन मैस भी उतना है हमारे पास, और मोलर मैस भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का इतना ही है। तो आपके पास ओवरऑल मोल आएंगे 1 मोल। तो हमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या करना है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल में देखना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते हैं। मुझे 1 मोल तो मिल गया, लेकिन अब मैंने पहले अंदर देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको एक मॉलिक्यूल की तरफ जाना पड़ेगा और उसके बॉन्ड देखने पड़ेंगे।
तो 1 मोल ऑफ N2 में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बने होते हैं। इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 में आपके पास कितने बॉन्ड हैं? 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अब 1 मोल में आपने देखने हैं तो 1 मोल में पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास किसके? N2 के 1 मोल में। 1 मोल ऑफ N2 में आपके पास क्या होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उस मॉलिक्यूल्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने सीधा ही लिख दिया कि 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एवोगाड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड इसलिए क्योंकि 1 मोल में हमारे पास कितने होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो 23 मॉलिक्यूल्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे 1 मोल ऑफ N2 में। तो अगर आप इस तरह नहीं समझ पा रहे तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 बॉन्ड्स आप लिख देंगे, क्योंकि आपके पास 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल थे, तो उन मॉलिक्यूल के साथ जब आपने 3 को मल्टीप्लाई किया तो वो आपको क्या मिलेगा? वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में 3 कोवेलेंट बॉन्ड थे और 1 मोल ऑफ N2 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? तो वो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल जाएंगे। तो ये तो सबसे जो सिंपलेस्ट या शॉर्ट क्वेश्चन था वो ये था। अब इस मैसेज की जगह आपको मोल भी दे जा सकते हैं, इवन आपको पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ही सीधा दिए हुए और आपसे पूछ रहे हो कि 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड्स होते हैं, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक में कितने बॉन्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो फिर उन पार्टिकल्स के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि फाइंड नंबर ऑफ आयनिक कोवेलेंट एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो और एक कंपाउंड दिया हुआ हो, अब वो आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, आपको जज करना होगा। जैसे यहाँ मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको जजमेंट करनी पड़ेगी कि कहाँ आयनिक कंपाउंड है, कहाँ आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और ओवरऑल कितने कोवेलेंट बॉन्ड, ओवरऑल कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी आयनिक प्लस कोवेलेंट कितने बन रहे हैं टोटल। तो ये सब आपको जज करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप देखें, पहले क्वेश्चन में मैंने मैथ दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में मैंने क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम भी मैंने गेस करके, मतलब अपनी आसानी के लिए कि मैं आपको समझा सकूं, ऐसा वॉल्यूम रखा हुआ है कि वो आसानी से डिविजिबल भी है। तो अगर आप देखें कि वॉल्यूम है किसका दिया हुआ है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो सबसे पहले आपको पता हो कि सोडियम मेटल है और ये बाकी सारे नॉन मेटल हैं, इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड होगा, और आयनिक कंपाउंड किसके बीच में होगा? मैंने इसका स्ट्रक्चर वहाँ ड्रॉ किया हुआ है। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ C एक कार्बन है आपके पास, एक हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है और 1 सोडियम है। तो कार्बन ने डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, अगले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, O पे नेगेटिव चार्ज है और 1 सोडियम था इसमें। तो 1 सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो यहाँ आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये आपके पास क्या है? आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर अगर आप देखें, ऑक्सीजन और सोडियम में आयनिक बॉन्ड है, लेकिन अब ऑक्सीजन का कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड है, कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो NaNaH और ये आपके CO3, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट में 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड और एक आपके पास आयनिक बॉन्ड है। तो एक फॉर्मूला यूनिट में आपके पास आयनिक बॉन्ड भी दिख रहे हैं और आपके पास क्या दिख रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड भी दिख रहे हैं। तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। अब आपने जनरली एक फॉर्मूला यूनिट में कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड तो देख लिए। अब आप उस वॉल्यूम के लिए जिसके लिए मांगा गया है कि उसमें कितने आयनिक बॉन्ड, कितने कोवेलेंट बॉन्ड और कितने टोटल बॉन्ड होंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले उस वॉल्यूम को किस में बदलिए? उस बेसिक यूनिट को बदलिए, बेसिक यूनिट में बदलिए जो केमिस्ट्री की यूनिट है, और बेटा जी वो क्या है? मोल है। तो 44.28 डेसीमीटर क्यूब को आप, ये आपका वॉल्यूम हुआ, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो आप वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया है, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब आपके पास मोल आएंगे। तो गिवन वॉल्यूम आपके पास कितना है? 44.8 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 22.414 जो मोलर वॉल्यूम होता है, आपके पास आंसर आता है 2 मोल ऑफ NaHCO3।
इस डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है, इस डेसीमीटर क्यूब की जगह लीटर भी आ सकता है, तो वो उसी तरह आपको यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सेंटीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में, और सारी वैल्यूज आप, अगर आपके पास लीटर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक डेसीमीटर क्यूब जो होता है, ये कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए कि एक डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो एक लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ डेसीमीटर क्यूब की जगह लीटर भी आ सकता था। और सेंटीमीटर क्यूब में तो आपको पता है कि एक डेसीमीटर क्यूब हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं। तो जो वैल्यू अगर सेंटीमीटर क्यूब में दी होगी आप उसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, फिर आप मोल की तरफ कैलकुलेशन की तरफ आएंगे, क्योंकि मोलर वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास मोस्टली डेसीमीटर क्यूब में ही होता है, जो 22.414 होता है। आपने मोल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो आपके पास कितनी आई, 2 मोल ऑफ NaHCO3 आया। तो पहला पॉइंट उसने मांगा है फाइंड नंबर ऑफ आयनिक, तो पहले आपने आयनिक बॉन्ड निकालना है, फिर उसके बाद आपने कोवेलेंट बॉन्ड निकालना है, और फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की तरफ आएंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने हमारे पास आयनिक बॉन्ड इस 2 मोल ऑफ NaHCO3 में हो सकते हैं। फॉर्मूले में मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला यूनिट में आपको एक ही आयनिक बॉन्ड दिख रहा है, और वो किसके बीच में है, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में है। तो इसी तरह मैंने लिखा है बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन नेगेटिव एंड सोडियम प्लस, आयनिक बॉन्ड है, सो वन फॉर्मूला यूनिट हैज वन आयनिक बॉन्ड। एक पूरे फॉर्मूला यूनिट में एक आयनिक बॉन्ड है, तो एक मोल में कितने आयनिक बॉन्ड होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 आयनिक बॉन्ड होंगे। इसी तरह चूंकि हमारे पास वैल्यू 2 मोल है, तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय सोडियम Na, फॉर्मूला यूनिट Na मतलब एवोगाड्रो नंबर है, फॉर्मूला यूनिट, और चूंकि हमने फाइंड करने हैं बॉन्ड्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 2 मल्टीप्लाई 10^23, Na की जगह मैंने लिखा वैल्यू फॉर्मूला, Na की जगह यानी एवोगाड्रो नंबर की जगह मैंने लिखा 6.02 2 मल्टीप्लाई बाय 10^23, मल्टीप्लाई बाय 1 इसलिए किया क्योंकि एक फॉर्मूला यूनिट में एक आयनिक बॉन्ड, तो इतने फॉर्मूला यूनिट्स में कितने आयनिक बॉन्ड होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1 भी करना पड़ेगा। पॉइंट ये मेरा कि एक फॉर्मूला यूनिट में एक आयनिक बॉन्ड है, तो 2 मोल्स में कितने आयनिक बॉन्ड होंगे, तो 2 मोल, 2 मैंने लिखा, मोल की जगह चूंकि अब मैंने मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में यानी फॉर्मूला यूनिट के टर्म्स में डिसीजन लेना है, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट तक आना है, फिर फॉर्मूला यूनिट को मल्टीप्लाई करना है उन बॉन्ड्स के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो फॉर्मूला यूनिट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 2 मल्टीप्लाई बाय 10^23, इस Na की जगह मैंने लिखा, और चूंकि एक फॉर्मूला यूनिट में कितने बॉन्ड होते हैं, एक, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल मेरे पास क्या बनेगा, इतने आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या बना, नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स है। अब अगर मैंने देखना है कि इस फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो मैं करूंगा बॉन्ड बिटवीन CO और H, यानी CO और फिर CO और CO में और O और H के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो सारे कोवेलेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ लिखा बॉन्ड बिटवीन CO एंड H आर कोवेलेंट, सो 5 कोवेलेंट बॉन्ड इन NaHCO3 फॉर्मूला यूनिट। यानी इस फॉर्मूला यूनिट में मुझे कितने कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहे हैं, ऑलरेडी मैं गिना भी चुका हूँ, फिर भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां कोवेलेंट बॉन्ड, यानी 5 कोवेलेंट बॉन्ड आपको इस एक फॉर्मूला यूनिट में नजर आ रहे हैं। तो 2 मोल में कितने होंगे, तो पहले आपको 2 मोल में फॉर्मूला यूनिट्स ढूंढने हैं, तो 2 मोल में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। अब आपने बॉन्ड्स ढूंढने हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 2 मल्टीप्लाई 10^23, एवोगाड्रो की जगह लिखा, मल्टीप्लाई बाय 5, इसलिए लिखा कि एक फॉर्मूला यूनिट में 5 कोवेलेंट बॉन्ड थे, तो इतने फॉर्मूला यूनिट में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपने चूंकि लास्ट जो पॉइंट था इसका कि ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसमें तो हम क्या करेंगे, टोटल बॉन्ड्स हमारे पास किसके बराबर होंगे, आयनिक बॉन्ड प्लस कोवेलेंट बॉन्ड के। तो आपके पास आयनिक बॉन्ड की वैल्यू ये थी, कोवेलेंट बॉन्ड की वैल्यू ये थी, इन सब को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। आप, ये काम आपका है कि आपने ऐड करके बताना है कि कितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे। तो ये था छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो हम कर रहे थे नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड करने के लिए। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल्स में या फॉर्मूला यूनिट्स या कितने आयंस होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट्स में, इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सब डिफरेंट टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वो मैं चैप्टर के एंड में करवाऊंगा। पहले चैप्टर को के न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक पहला ही न्यूमेरिकल होगा जो बुक का स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड है, फिर एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल, और इसी तरह परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल। वहाँ जहाँ खत्म हो जाए परसेंटेज यील्ड का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वो ट्रिकी क्वेश्चंस जो इस तरह के हैं। लेकिन पहले मैं यही कहूँगा कि वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरह लाइक कीजिए
और जितना आप लोग शेयर करेंगे, मोटिवेट रखेंगे हमें, उतना रात के 2 बजे अभी मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को, उतने ही ज़्यादा मैं रात के अंधेरों में कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ। और प्रमोट कीजिए इस चैनल को जितना आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।